हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला सेट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, भारत में यूरोपियों के आगमन से। पहला क्वेश्चन, गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा 1510 में। ये लड़ाई जो हुआ था यूसुफ आदिल शाह और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, जिसमें पुर्तगाली जीत गए थे और यूसुफ आदिल शाह जो है बीजापुर का सुल्तान था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो श्रीलंका की खोज पुर्तगालियों द्वारा 1505 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो ये पहला पुर्तगाली वायसराय हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पहला आपसे पूछा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? आपको किला ना देखे कई बार हो सकता है फैक्ट्री पूछ लें, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। कहाँ पर बनाया था? तो कोचीन में। कोचीन केरल में एक जगह है, कोचीन में बनाया था पुर्तगालियों ने 1503 में। 1498 निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था? तो वास्को डी गामा था जो भारत का जो रूट है, समुद्री रास्ता है, उसको खोजा था। ये अफ्रीका होते हुए आया था और जिस अफ्रीका के तट से पार हुआ था उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। वास्को दी गामा किस वर्ष कालीकट, या जिसको अभी कोझिकोड बोलते हैं, में आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा। किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो ये आया था कालीकट, जिसको अभी बोलते हैं कोझिकोड। ऑप्शन सी। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उस समय कालीकट या कोझिकोड, उस समय वहाँ का राजा क्या था, कौन था? तो ये हो जाएगा जामोरिन। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो पहला जो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आपसे पूछा जाएगा सबसे महान या सबसे ग्रेटेस्ट कौन था? तो ये हो जाएगा अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट, जो रियल फाउंडर था उसको, उसका जो ये बोलते हैं अल्बुकर्क बोला जाता है, अल्बुकर्क ही रियल फाउंडर था। सेकंड टॉपिक, डच। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में आए थे। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध कब लड़ा गया है? तो ये लड़ा गया है 1759 में। 1759 में बेदारा का लड़ाई हुआ है, जिसमें ब्रिटिश जीत गया था और डच लोगों की हार हुई थी इसमें। अगला क्वेश्चन, डैश व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1505 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डचों का जो पहला ये था फैक्ट्री था, ये हुआ था मछलीपट्टनम में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगिन सही है? सवार या घुड़सवार? ये जो होता था ये मध्यकाल का है और ये मुगलों के टाइम में होता था। मस्कट पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूकें, हाँ ये एकदम सही है। जो मस्कट है ये एक तरह का राइफल होता था जो पैदल सैनिक यूज करते थे ब्रिटिशर्स के। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये हो जाएगा 1772 में। आपसे ये पूछेगा किसने द्वैत शासन को ख़त्म किया? तो वैरन हेस्टिंग ने। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि द्वैत शासन जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1765 में हुआ था। किसने स्टार्ट किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? बंगाल की दीवानी 1765 में शाह आलम II, जो कि एक मुगल सम्राट था, उसने कंपनी को फ्री व्यापार करने का पास दे दिया था। बंगाल की दीवानी इसी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी?
तो ये होगा 1765 में शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये ऐसा किया गया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? 1765 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये हो जाएगा 1761 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में जो लड़ाई हुआ था, इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ये हुआ था 1761 में हुआ था। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्केड में कौन विजय हुआ? इसमें विजय हुआ था, अंग्रेज इसमें जीते थे। ये जो लड़ाई हुआ था ये कर्नाटक का नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। कर्नाटक का जो नवाब थे उनका जो साथ दे रहा था वो फ्रेंच था। उसके बाद भी कर्नाटक के नवाब हार गए। अंग्रेज़ों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अवध के नवाब के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1856 में हुआ था। 1856 में हुआ था। और ये करने वाला जो गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह से अवध हड़प लिया था। यान डाबू की संधि 1826 में हुई थी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यान डाबू की संधि कब हुई थी? तो 1826 में हुई थी। के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो ये असम क्षेत्र होगा। यान डाबू की संधि के तहत 1826 में ब्रिटिशर्स ने असम को हड़प लिया। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 200 सालों तक ब्रिटिश ने राज किया है भारतीयों पर। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी। तो ये हो जाएगा जहांगीर। 1605 में अकबर मरता है और 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर मुगल सुल्तान रहता है। तो उसी ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1808 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट डैश के दरबार में भेजा था। तो ये हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। 1605 से 1627 तक जहांगीर का राज था और जहांगीर ने ही परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर अपना व्यापारिक जगह बनाने के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान का उपाधि दिया? इंग्लिश खान का उपाधि जो है जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को दिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा 1600 में। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1600 में हुआ था। उस समय वहाँ की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? तो ये हो जाएगा 1858। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद को ऐसा लगा कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को सही से संभाल नहीं पा रही, तो उन्होंने अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1858। अगला क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था? तो इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि वांडीवास का जो लड़ाई है ये कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मोनरो था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो ये हुआ 1764 ईस्वी में हुआ है। 1764 ईस्वी में हुआ है। और जो ये दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम II, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम,
इसमें था। उसके बावजूद भी बक्सर के युद्ध में ये तीनों हार गए थे अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ सेना का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। अगला जो टॉपिक है ये फ्रेंच से है। जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे? तो ये जो फ्रेंच के गवर्नर थे ड्यूप्लेक्स जो थे फ्रेंच के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश में अपना ठिकाना बनाया? तो ये बनाया था पौंडीचेरी में। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसियों का जो कब्जा था वो कौन से इलाके पर था? पौंडीचेरी पर। और गोवा में पुर्तगीज़ का था। पुर्तगीज़ का जो कब्जा था गोवा में था और फ्रांसीसियों का कब्जा पौंडीचेरी में था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर्स किस वर्ष भारत आया था? तो ये आया था 1656 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1656 में। अगला क्वेश्चन, पहला कर्नाटक युद्ध डैश और डैश के बीच में लड़ा गया था? तो पहला कर्नाटक युद्ध जो है यह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कितना ये हुआ था, लड़ाई हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में? तो 3 है। पहला जो हुआ था ये हुआ था 1746 से 48 के बीच में। ये जो है लड़ाई ख़त्म हुआ एक्सला चैपल की ट्रीटी के तहत। एक्सला चैपल की ट्रीटी के तहत ख़त्म हुआ था। दूसरा कर्नाटक का जो युद्ध था ये हुआ था 1749 से 54 के बीच में चला था। ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के तहत ख़त्म हुआ था। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के तहत ख़त्म हुआ था। तीसरा जो युद्ध है ये हुआ था 1756 से 63 के बीच में हुआ था। ये पेरिस की संधि के तहत ख़त्म हुआ था। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ख़त्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, मराठा साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में लड़ी गई थी। ये अफगानी जो था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे? तो ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के प्रांत का विलय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो गया? तो ये हो जाएगा तीसरा जो हुआ था 1817 से 1818 के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था। अब इसी के तहत जो पेशवा का ज़मीन था उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय कर दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि पहला जो एंग्लो मराठा वार कब हुआ है? तो ये होगा 1775 से 82 के बीच में। 1775 से 82 के बीच में। दूसरा जो हुआ है ये 1803 से 1805 के बीच में हुआ है। और तीसरा जो है 1817 से 1818 के बीच में हुआ है। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष की गई थी? तो बसई को हम लोग बोलते हैं बेसिन की संधि। और बेसिन की संधि हुई है 1802 ईस्वी में। सालबाई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हो जाएगा 1782 में सालबाई की संधि हुई। पहला एंग्लो मराठा वार जो चला है ये 1775 से 82 के बीच में हुआ है। और 82 में जब ख़त्म हुआ तो ये किसके संधि के तहत हुआ था? सालबाई की संधि के तहत ये वार ख़त्म हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा 1761 को लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो मराठा जो दो तरह का कर लेते थे, टैक्स लेते थे, एक चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चौथ जो होता था ये लगभग कितना परसेंट होगा? 25% के करीब होता था। सरदेशमुखी जो था ये 10% होता था। टोटल उपज का 10% होता था।
किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा शिवाजी ने गुरिल्ला सिस्टम का शुरुआत किया था। ये एक लड़ाई का एक टेक्निक है। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? 1774 ईस्वी में। 1774 से 1780 तक कार्यकाल रहा है शिवाजी का, एज अ किंग रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिवाजी का जो ताजपोशी है वो किसने किया था? तो ये गंगा भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज 1774 से 1674 से 1674 से 1680 1674 से 1680 किस वंश के शासक थे? तो ये मराठा वंश के शासक थे। मराठा वंश के। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। बाजीराव फर्स्ट को ही दूसरा संस्थापक कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? तो ये हो जाएगा पेशवा। बाजीराव प्रथम जो है पेशवा। नंद हो गया एंशिएंट प्राचीन इतिहास का, हर्यक हो गया प्राचीन इतिहास का, मौर्य हो गया प्राचीन इतिहास का, ये पेशवा है। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे जो है ये पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था, पुणे। बाजीराव टू किस वंश का शासक था? ये पेशवा वंश के शासक थे बाजीराव टू। वर्ष डैश में मराठा द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। ये हो जाएगा 1818 में। तीसरा एंग्लो मराठा वार जो है 1817 से 1818 के बीच में चला था, और 1818 में जो हुआ संधि के बाद ये खत्म हो गया था। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल के दौरान। अगला जो है इंडिपेंडेंट किंगडम, इसमें पहला है मैसूर। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि के तहत ही ये खत्म हुआ। मैंगलोर की संधि हुआ है 1784 में। इसी के तहत सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो है खत्म हुआ है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े। ये 4 टकराव हुआ था सैनिकों के बीच में, 4 लड़ाई हुआ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो ये होगा कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी। कॉर्नवालिस जो है भारत में लोक सेवा जो है सिविल सर्विस का शुरुआत करने वाला कॉर्नवालिस ही था, इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। तो तीसरा एंग्लो मैसूर वार का संबंध भी है कॉर्नवालिस से ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयर राजवंश का शासन था? तो मैसूर पर वाडेयर राजवंश का शासन था। ये लोग जो है लगभग 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक मैसूर पर राज किए थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा 1784 में ये साइन हुआ था ट्रीटी। ऑप्शन बी। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो ये टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने 1799 में हराया था।
श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो फिर से वाडियारों का शासन हो गया था, जिसने सहायक संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ। टीपू सुल्तान को डैश के शेर के रूप में जाना जाता है, तो ये मैसूर के शेर के रूप में टीपू सुल्तान को जाना जाता है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय जो मैसूर वार हुआ था, ये हुआ था 1790 से 92 के बीच में हुआ था, और उस समय जो कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में आसफ जारी राजवंश के निज़ामों ने शासन किया? आसफ जारी जो है, इसी को निज़ाम वंश भी कहा जाता है। तो निज़ाम वंश जो है हैदराबाद में राज किया था, हैदराबाद। और ये हैदराबाद है कहाँ? दक्कन में। यहाँ से स्टार्ट होता है बंगाल। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने की थी। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बंगाल प्रांत था, उसकी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किसने शिफ्ट किया है? तो ये हो जाएगा मुर्शीद कुली खान ने, ऑप्शन बी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के लड़ाई में, बक्सर का जो लड़ाई है ये हुआ था 1764 में। 1764 में। मीर कासिम का नाम भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का जो संबंध है ये है प्लासी की लड़ाई से। आपसे ऐसे पूछा प्लासी का लड़ाई कब हुआ है? तो ये 1757 में हुआ है। मीर कासिम सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 ईस्वी में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये इब्राहिम खान का अनुमति था फ्रांसीसियों को ये फैक्ट्री स्थापित करने के लिए हुगली नदी के दाहिने तरफ 1773 में। 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। तो मुर्शीद कुली खां के बाद, अलीवर्दी खां के बाद ये जो है सिराजुद्दौला अगला नवाब बना था 1756 में। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया डैश जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल था। तो जब बंगाल जो था ये मुगलों के अधीन था, और यहाँ का जो गवर्नर था ये था मुर्शीद कुली खां, जो धीरे धीरे करके बंगाल को मुगलों से अलग करके एक आज़ाद बंगाल की स्थापना की थी। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो ये हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को मुगलों से आज़ादी दिलवाई थी। आज़ादी नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरह का बोलेंगे इंडिपेंडेंस, एक ये बन गया था, राज्य बन गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के प्लासी का युद्ध को जीता था। ये जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। अब से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्लासी का जो लड़ाई का मैदान था ये है कहाँ पर? तो ये है पश्चिम बंगाल में, ये है पश्चिम बंगाल में। अब प्लासी का जो युद्ध हुआ है ये 1757 में हुआ है सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला को हार जाता है और इसके बाद उसे मार दिया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में ब्लैक होल। काल कोठरी की घटना, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल का जो इंसिडेंट है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1756 में। 1756 में हुआ था। फोर्ट विलियम, एक फोर्ट बना रहे थे अंग्रेज, फोर्ट विलियम, उसी में लगभग 146 आदमी को, छोटे से एक रूम में 146 आदमी को बंद कर दिया गया था।
सिराजुद्दौला के द्वारा, और उसमें लगभग 123 लोग मारे गए थे। इसी को ब्लैक हॉल का घटना कहा जाता है या काल कोठरी का घटना, जो 1756 में हुआ था। मीर जाफ़र को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तो ये हो जाएगा 1764 में। मीर जाफ़र जो है ये सिराजुद्दौला को धोखा देता है 1757 में प्लासी की लड़ाई में, और उसके बाद बंगाल का नवाब जो है मीर जाफ़र को बनाया जाता है। उसके बाद मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और जब मीर कासिम अंग्रेज़ों को धोखा देता है 1764 में, बक्सर का लड़ाई होता है। अब बक्सर की लड़ाई के बाद दोबारा से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बना दिया गया था, तो ये मीर जाफ़र को बनाया गया था। मीर जाफ़र को बनाया गया था बंगाल का नवाब। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। ये हो जाएगा मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो था सिराजुद्दौला का सेनापति था, और ये लड़ाई हुआ ही नहीं था कभी। 1757 का जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ा ही नहीं गया था उसके सेनापति मीर जाफ़र के द्वारा। एक्चुअली ये धोखा दे दिया था और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, और इसी के तहत सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। मीर मदन और मोहनलाल निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये प्लासी के युद्ध से संबंधित है। मीर मदन और मोहनलाल बड़े ओहदेदार थे सिराजुद्दौला के दरबार के। ये दोनों भी सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो ये आलमगीर टू हो जाएगा। आलमगीर टू। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो ये सिराजुद्दौला ने किया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, अलीनगर जो है ये कलकत्ता को कहा जाता है। कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था, तो ये रखा था सिराजुद्दौला ने। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1764 में लड़ा गया था, तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। जो एक तरफ तो अंग्रेज़ थे, दूसरी तरफ मुग़ल सेना, अवध के सेना और बंगाल के नवाब थे। उसके बावजूद भी ये तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज़ों की जीत होती है इस लड़ाई में। अगला क्वेश्चन, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये हो जाएगा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेज़ों और शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू के साथ। शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम टू जो है ये मुग़ल सम्राट थे। अगला जो है पंजाब। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था, तो ये हो जाएगा 1849 में। ये रॉब जो है डलहौजी पंजाब पर कब्जा कर लेता है 1849 में। डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा राजा रणजीत सिंह। ये जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर गोल्डन का जो सोना का परत लगा हुआ है, इसे राजा रणजीत सिंह ने ही करवाया था। सिख साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने की थी, तो महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए उनका धार्मिक कैपिटल क्या था, धार्मिक राजधानी क्या थी, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब का अमृतसर। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह ने 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक संधि की थी, जो संधि लाहौर की थी। अगला क्वेश्चन है कॉलोनियल इकोनॉमी से। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था,
तो दादा भाई नौरोजी ने ही आज़ादी से पहले गरीबी रेखा के ऊपर अपना एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो पहला हो जाएगा मद्रास और दूसरा हो जाएगा बॉम्बे। सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ था रैयतवाड़ी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? तो कपास, जूट और लोहा तीनों होता था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा उसका रिजल्ट है, दोनों को वेरीफाई करना है। तो पहला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जिससे व्यापार संतुलन का अधिवेश हो गया। हाँ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे तो उस समय भारत से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था और इम्पोर्ट कम होता था। ये बात एकदम सही है। दूसरा है, व्यापार संतुलन के अधिवेश का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया जाता था। नहीं, भारत का तो विकास हुआ ही नहीं, उस दौरान भारत को लूटने आए थे। सारा का सारा जो विकास हुआ है ये हुआ इंग्लैंड का। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। पहला सत्य है और दूसरा असत्य। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो परमानेंट सेटलमेंट का जो शुरुआत है ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये कब लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी। 1793 हुआ एक्चुअली। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी? तो ये रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है रिकॉर्ड के लगान पर आधारित थी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार किया था? तो ये हो जाए कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये 1792 में रैयतवाड़ी प्रणाली को तैयार किया था और 1793 से ही 1792 या 93 भी हो सकता है पेपर में, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने तैयार किया था रैयतवाड़ी सिस्टम को। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1881 में, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। आपसे ये पूछा जाएगा कौन था उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिस बर्ड द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी महलवाड़ी व्यवस्था ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैट्रिस बर्ड द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी महलवाड़ी। अगला क्वेश्चन, भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूला करती थी। तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा के तहत। ये होता था कि अब कोई भी जमींदार बीच में नहीं होगा, डायरेक्ट किसान जो है अंग्रेजों को अपना टैक्स देगा। तो ये रैयतवाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये हो जाएगा 1854 में। ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। 1854 में पहली बार कॉटन मिल बॉम्बे में लगाया गया था। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1854 में की गई थी। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह प्रणाली देखते हैं पहले। यह प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। एकदम गलत है। ये एक्चुअली क्या होता था
कि एक जो गांव होता था, गांव पर एक टैक्स फिक्स कर दिया था जाता था कि गांव के पास इतना ज़मीन है और इसमें से एक सर्टेन टैक्स फिक्स कर दिया जाता था। यहाँ पर जो है जमींदारों का कोई काम नहीं था। ये हो जाएगा गलत है ये बात। तो हमसे यही पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो पहला ही गलत है। दूसरा देखते हैं, इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। एकदम सही है। ये ज़मीन में बारिश के हिसाब से या कई बार सूखा पड़ जाता था या कई बार अंग्रेज अपने मन मुताबिक टैक्स को डिसाइड करते थे, तो ये हर बार चेंज कर दिया जाता था। ऑप्शन सी देखते हैं, इस प्रणाली की अवधारणा हॉल्ट मैकेंजी ने दी थी। एकदम सही है। इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। ये भी ठीक है। 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो ये बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में। ये लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है बॉम्बे से थाने के बीच में। आपसे पूछा है कौन सा ट्रेन था? ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। ये जो चला था 1853 में चला था। इस समय जो भारत का गवर्नर था ये डलहौजी था। डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट करता है? तो ये मॉन्टफोर्ट का जो सुधार है ये 1818 का, और ये जो लागू होता है 1918 का, और ये जो लागू होता है 1919 में मॉन्टफोर्ट का लागू हो जाता है। 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? तो ये रिसरा में लगाया गया है। रिसरा, ऑप्शन डी रिसरा में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी? तो ये हो जाएगा बॉम्बे में। फर्स्ट कॉटन मिल जो है 1854 में बॉम्बे में लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे। एक्सपोर्ट जो है हम लोग ज़्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। और अभी उल्टा हो गया है कि अभी हम लोग बाहर से ज़्यादा सामान मंगवाते हैं और जो घर के बने हुए सामान है, जो देश का बना हुआ सामान है, ये बाहर कम जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी निर्यात अधिवेश। हम लोग ज़्यादा सामान भेजते थे और कम सामान हम लोग बाहर से मंगवाते थे। इसलिए भारत को फैक्ट्री कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम का, कि सारा का सारा माल यहाँ पर तैयार होता था और पूरा दुनिया में इसको बेचा जाता था और अंग्रेज इससे लाभ कमाते थे। ब्रिटिश सरकार के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की थी? तो ये पहले होगा मद्रास में और फिर बॉम्बे में। तो ऑप्शन बी दक्षिण भारत में। सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था और उसके बाद जो है बॉम्बे में लागू हुआ। तो ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में कॉर्नवालिस के टाइम में। कॉर्नवालिस के टाइम में लागू किया गया है परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। इसी के साथ हमारे ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे अपना सपोर्ट दिखला सकते हैं। थैंक यू।